उनके दो व्यापक आयाम हैं, एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका ये है कि जानबूझकर, बार बार सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। इस सरकार ने, इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की, सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र, निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें, बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता, दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया है सरकार ने बार बार। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं, जनहित में रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेश नीति इत्यादि इत्यादि सब मुद्दों पे पूरा बोला है, बिना झिझक के बोला है। और वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। कभी डिमोनेटाइजेशन ले लें, कभी चीन को क्लीन चिट का मामला ले लें, कभी जीएसटी ले लें। ये सब मुद्दे वो हैं, और इनके अलावा और भी हैं, जो इस सरकार को, जिनसे घिन्न है और जो उठाते हैं उनको दंडित करना उनका अनिवार्य रूल है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो बोल नहीं सकते। एक झूठे, आडंबरी राष्ट्रवाद के आधार पर उनकी आवाज को रोका जाता है। एक अजीबोगरीब, बनाई हुई, बनावटी राष्ट्रवाद का बहाना लेकर उन पे आरोप लगाए जाते हैं। बाहर गए, उसके आधार पे जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि आप यहां नहीं बोल सकते जब तक कि आप माफी नहीं मांगे। यहां आते हैं और उस दिन बोलते हैं संसद में, जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो सरकार पूछती है आपकी हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की, सत्य बोलने की, साफ बोलने की, निडरता से बोलने की। हम आपको प्रिविलेजेस कमेटी भेजते हैं। और सबसे अजीबोगरीब जो मैं समझता हूं, किसी गणतांत्रिक, संसदीय गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में नहीं देखा गया, जब वो आके बोलते हैं तो सरकार खुद अवरुद्ध करती है संसद को। सरकार खुद करती है इस आधार पे कि पहले आप माफी मांगिए। ये कौन सी संसदीय प्रणाली के अंतर्गत है कि पहले आप माफी मांगिए, नहीं तो हम अवरुद्ध करेंगे, नहीं तो संसद चलेगी नहीं। तो ये इसी प्रक्रिया का एक और उदाहरण है, जहां मुंह खोलें, झूठे बेमानी केसेस दायर करिए, डराइए, धमकाइए, और हम आश्वस्त हैं कानूनी प्रक्रिया में कि हम जीतेंगे, स्टे ऑफ कन्विक्शन हमें मिलेगा। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने ये सब प्रयत्न किए हैं, बार बार किए हैं। जहां तक कानूनी पक्ष है, मैं बड़े संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं, कल बताया था मैंने, थोड़ा उसको और विस्तार से बता दूं, लेकिन संक्षिप्त रूप से, कि जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई।
उसकी कंप्लेंट कहाँ दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, एक दो जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मैजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मैजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मैजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार, कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूँ। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में